Part 2, form of statement of profit and loss, name of the company, statement of profit and loss for the year ended, जो भी है ये सब हेडिंग आ गया। और ये भी आपका देख रहे हो फॉर्मेट सेम है, पर्टिकुलर, नोट्स नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। यहाँ तक तो ये कॉलम तो पूरा हेडिंग सेम है। अब सबसे पहले ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से जो हमको रेवेन्यू हुआ है, तो इसमें आता है सेल्स, कि बिजनेस को चलाने में अपन जो भी गुड्स बेचते हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स को। तो सेल्स के अमाउंट को इसमें लिखते हैं। इसके बाद है अदर इनकम। कंपनी को और कुछ भी इनकम हो रही है तो वो सब इसके अंदर आ जाएगी। ये सबको पहले मान लो इसमें कई सारी चीजें हैं, अदर इनकम है, तो ये सब पहले पूरा अलग से कैलकुलेट करते हैं और उसका कैलकुलेशन करके, वर्किंग नोट करके, और यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट पुट की जाती है। उसके बाद इन दोनों का टोटल कहलाता है टोटल रेवेन्यू। किसका? इन दोनों का, फर्स्ट और सेकंड का। तो ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू। अब इसके बाद एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। उसके बाद परचेस, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें अब देखिए, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब मालूम है कि रॉ मटेरियल हमने कितना यूज किया, उसकी कॉस्ट। और परचेस, आपने गुड्स कितना परचेज किया। कभी कभी क्या होता है कि रॉ मटेरियल के अलावा फिनिश गुड्स भी मार्केट से आप परचेज कर रहे हैं, तो वो भी आ जाएगा इसमें परचेज। फिनिश गुड्स का कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, यहीं पे एडजस्ट हो जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखा है ना, चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है तो वो सब आ जाएगा। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का वेजेस, या एम्प्लॉय को और भी कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा। जैसे कोई एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो ये सब एम्प्लॉयज बेनिफिट में आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब फाइनेंस कॉस्ट में होता है। भाई आपने जो लोन लिया उन सब का इंटरेस्ट वगैरह जो पे कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाता है वो सब। फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये डेप्रिसिएशन तो आप लोगों को मालूम ही है, ये एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है? मतलब जैसे कोई गुडविल को राइट ऑफ करना, आपकी गुडविल बिजनेस में 10,000 दी हुई और बोल दिया कि 1,000 रुपये राइट ऑफ करनी है, मतलब उसको राइट ऑफ करना मतलब धीरे धीरे प्रॉफिट से चार्ज करते जाते हैं खर्चे के रूप में। क्योंकि गुडविल वो होता है ना जो अपन एक साथ किसी को पेमेंट कर देते हैं एक्स्ट्रा। आपने किसी का बिजनेस खरीदा, आपने किसी का बिजनेस खरीदा, उसमें नेट एसेट से 90,000 और आप पेमेंट कर रहे हो 10,000, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट, तो ये गुडविल हो गया, ये लॉस है हमारे लिए। इसको धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते जाते हैं,
उसको बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, समझते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, जब कोई कंपनी चालू होती है, तो उसके जो खर्चे होते हैं ना स्टार्टिंग में, उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। मार्केट सर्वे के खर्चे, शेयर वगैरह इश्यू करने के खर्चे, वो सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। कंपनी क्या करती है, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करती है। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक साथ पे कर दिया, 1 लाख 2 लाख इस टाइप से बड़े खर्चे होते हैं, तो उनको एक ही बार में पीएल में चार्ज में नहीं करते, उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट से चार्ज करते हैं हर साल, तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर और भी कोई खर्चे हो बिजनेस के, अभी जो अपन पढ़े इनके अलावा कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर हो, कोई स्टेशनरी वगैरह का खर्चा हो, कुछ भी खर्चे हो सकते हैं, तो वो सब अदर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो ये सब खर्चे का टोटल क्या कहलाएगा? टोटल एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। इसका टोटल, पहले आपने ऊपर में क्या लिखा था? टोटल रेवेन्यू, ये आपका आ गया टोटल एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंडिचर में से, सॉरी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा अनुराग जी? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर में जो अपन टोटल रेवेन्यू लिखे थे, ये टोटल रेवेन्यू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये आ जाएगा 5th पॉइंट आपका, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये क्या होता है? एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर नीचे दिया लॉस बाय फायर। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे लॉस बाय फायर है, और भी कई सारी चीजें होती है एक्सेप्शनल आइटम में। जैसे मान लीजिए, मतलब ये अचानक कभी भी आपका पहले से कोई फिक्स नहीं है और देना पड़ गया, कोई ऐसा जैसे किसी ने क्लेम करके रखा है और वो क्लेम का सेटलमेंट हुआ, वो क्लेम सेटलमेंट पे करना है हमको, इस टाइप के खर्चे ये है। कोई आपने फिक्स्ड एसेट्स बेचा, इससे कोई आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। दुकान में आग लग गई, लॉस बाय फायर हुआ, तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब बार बार नहीं होते। कई बार तो क्वेश्चन में भी अलग अलग दिया रहता है, एक्सेप्शनल आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं, और नहीं दिया है तो इसको दिखाने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद पहले प्रॉफिट था बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आपका बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो जब अभी तक टैक्स हमने माइनस नहीं किया है, बिफोर टैक्स आ गया, और टैक्स माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? नेट एक्चुअल प्रॉफिट जो अपन दिखाते हैं बैलेंस शीट में, वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इसके बाद सर लेकिन जैसे हाँ नेट बोलिए। प्रॉफिट पर ये टैक्स कैलकुलेट करके फिर टैक्स, हाँ, जो प्रॉफिट आएगा उस पर जितना परसेंट प्रोविजन फॉर टैक्स बोलेगा उतना टैक्स चार्ज करके माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल जाएगा। और सर बैलेंस शीट में तो सीधा नेट प्रॉफिट ही लेंगे ना? बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट, और यदि डिविडेंड वगैरह है तो उन सब का पहले आपको अलग से सब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा।
कि हमारा ये जो प्रॉफिट आया, ये जो दिख रहा है, ये प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है या कुछ फंड बनाना है, कुछ आपका डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, तो वो सब का पहले अलग से वर्किंग नोट करके फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो फिर उसमें आता है बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें क्या है, थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा रहती है ये कंपनी अकाउंट वाले में। इंडिविजुअल वाले में तो क्या है, उतना ज्यादा वर्किंग नहीं रहता, सीधा सीधा सब लिख देते। इसमें थोड़ा वर्किंग ज्यादा रहता है, और इसीलिए तो ये नोट्स नंबर करके एक कॉलम बना दिए कि आप जितने भी वर्किंग करोगे वो उसका नोट्स नंबर उसके सामने लिख देते, नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 2, इस टाइप से। इसके क्वेश्चन वगैरह तो अभी तक आपको भेजे नहीं है ना, इसके क्वेश्चन आज भेज दूंगा। बस वही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ये दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस कंपनी प्रिपेयर बैलेंस शीट, केवल बैलेंस शीट बनाना है 2 साल का बस। सर अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं यही ट्रेंड में आ रहे हैं? हाँ, इसी तरह लास्ट ईयर ऐसे का है, लास्ट ईयर भी 2019 में भी इसी टाइप का ही आया। यदि ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट बोल देगा तो वो वाला बनाना पड़ेगा, और इसमें तो 2 ही बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अभी आपका पिछले 3-4 साल से तो यही ट्रेंड में आ रहा है। केवल आपको इतना बस दे देगा, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये इतना क्वेश्चन आपको दे देगा और बोल देगा बैलेंस शीट बना दो। इस टाइप का आ भी चुका है आपका 2021, लास्ट ईयर वाला ऐसे ही तो आया, छोटा सा, खाली बैलेंस शीट ही तो बस बनाना था। शेयर कैपिटल मालूम है किस में आता है? स्टार्टिंग में आता है इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर क्या लिखते हैं अपन, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी उसी के नीचे ही आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखो 3 करोड़ में दिया है सब अमाउंट। सर रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है वो उस हेड में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में वो सब चीज आती है, जो भी रिजर्व फंड बना रहे हैं हम, कुछ जनरल रिजर्व या कोई रिजर्व फंड या आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस जो अपना बचता है ना बैलेंस, वो सब ये सब इसके अंदर ही आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका डिटेल आपको भेज दूंगा मैं, आप लोगों का इसका डिटेल का नोट्स भी है ना, डाल दूंगा, भेज दूंगा आज, जिसमें पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा कि रिजर्व के अंदर क्या क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर क्या डिटेल, इसका पूरा डिटेल आज आपको भेज दूंगा मैं, पूरा डिटेल। बस उसको समय निकाल के एक बार पढ़ लीजिएगा, तो उसका डिटेल भेज दूंगा मैं आज। इसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन तो अपन इसमें लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर। इसके बाद क्या है, टेंजिबल एसेट्स, तो नीचे एसेट्स में चले जाएगा, ये टेंजिबल एसेट्स, ये देखिए टेंजिबल एसेट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग एंड अलॉटमेंट, ये तो यहीं पे आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, नहीं उसके नीचे सेकंड पॉइंट है ये, शेयर होल्डर्स फंड पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट शेयर होल्ड क्या, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कितना था, देखो वही अमाउंट दिया हुआ है जो ऊपर में लिखा है, ये देखिए नीचे में 2 साल का। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एसेट्स में आएगा, आप लोग देखे भी थे फॉर्मेट में, ये देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
के बाद इंटेंजिबल एसेट्स भी दिया है, तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आएगा ना, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर पढ़े थे ना अपन, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों। ये देखो ये सब क्वेश्चन आज आपको भेज दूंगा मैं। उसके बाद इन्वेंट्रीज, स्टॉक में। स्टॉक, ये करंट एसेट्स के अंदर आएगा, एसेट्स वाले हेड में करंट एसेट्स के अंदर। यस सर। ट्रेड रिसीवेबल, ये भी Assets करंट में। एसेट्स। कैश एंड कैश बैलेंस, Current assets। ये सब करंट एसेट्स में। ये देखिए करंट एसेट्स के अंदर आता है ये सब, ये सब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट। नॉन करंट के अंदर आपका ये है टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स में चले जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, यही तो है टेंजिबल इंटेंजिबल। उसके बाद अलग से ये क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे ये है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब अपन कोई इंटेंजिबल एसेट्स को डेवलप कर रहे हैं, जैसे अपन कोई फॉर्मूला वगैरह बना रहे हैं, कोई नया रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सब इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आ जाए। इसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी करंट लायबिलिटी में। ये देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और करंट लायबिलिटी वगैरह नहीं दिया, क्रेडिटर्स वगैरह नहीं दिया कुछ भी। तो ये क्या है, एक स्टार्टिंग का सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि भाई सीधा सीधा आपको उसमें उतारना है। तो अपन आप इसके तो मैं प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन भेजूंगा ही आपको, क्योंकि आप लोग पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन तो भेज ही रहा हूँ, बस आपको देखना है। और कल आपको वो भी बताऊंगा, ITO के जो एग्जाम आए ना आपके 18, 19, 20, 21, उसको अपन देखेंगे। और अभी इसके बाद आपका रहेगा अभी टैक्स का क्लास, इसके क्वेश्चन आपको भेज दूंगा मैं। इसके देखिए ये 2-2 साल वाले भी दिए, ये 2-2 साल वाला आप लोगों का 2 या 3 बार आ गया, 2 बार आ गया सर, 2019 में, और अभी लास्ट ईयर भी शायद 2 साल का था। 2-2 साल मतलब सर 2 साल का वो बैलेंस शीट है ये सब बन। हाँ जैसा भी बनाया ना अपन, अभी जो बनाया वो 2 साल का ही तो था। ये देखो, ये देखो ना, ये 2 साल का है ना, ये देखिए आजू बाजू, तो पर अभी ये दोनों साल का लिखे ना, ये लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। सर मिनिस्ट्रियल में अभी क्या पढ़ा रहे हैं? उसमें अभी बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर चल रहा है, वो एंडिंग में है, तो कैपिटल गेन हो सकता है कि आज चालू हो भी सकता है, नहीं भी।